Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 5 यात्रियों के नज़रिए of 12th class history. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए के का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिएगा, किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है, ठीक है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है, ठीक है। सामान्यतः अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, ठीक है। अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों को तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अल रूबिनी का गणित की ओर झुकाव था। अल बिरूनी जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। अल बिरूनी जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ये संभवतः अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी, ठीक है। उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ सभी शामिल थी, ठीक है। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ भी शामिल थी, पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उसमें सुधार करना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इज बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे थे उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए, ठीक है। हमें उनकी तुलना करना है और अंतर भी बताना है। इसका आंसर देखेंगे, जहाँ इन बतूता ने हर उस चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित किया और उत्सुक किया, वही बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना, ठीक है। उसने भारत में जो भी देखा वह सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था, ठीक है। भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था, विशेष रूप से
विशेष रूप से वे स्थितियाँ जिन्हें उसने अवसादकारी पाया। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। ठीक है, उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं के मंगोलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा। सामान्यतया यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण विपरीतता के नमूने पर आधारित है। ठीक है, जहाँ भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है, या फिर यूरोप का विपरीत, जैसे कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। ठीक है, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहता है। बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे। उसने यह भी सुझाया कि इसकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्रशय पर आश्रित रहते थे। ठीक है, वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। देखेंगे, उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। ठीक है, उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि, इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। ठीक है, अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था। ठीक है, अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समूह में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम तथा वेद अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का
विवेचन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। इब्न बतूता के अनुसार बाजारों में दासे किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे। ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार बाजारों में दासे किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप एक दूसरे को दिए जाते थे। नियमित रूप से भेंट स्वरूप एक दूसरे को दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंह पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। ठीक है, उन्होंने भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश, बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिए। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 यानी मुद्रा 1,00,000 तथा 200 दास दे दिए। 200 दास दे दिए। इस बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। ठीक है, दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थीं। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी। ठीक है, विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे। ठीक है, अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम 1 या 2 तो रखते ही थे। ठीक है, कम से कम 1 या 2 तो रखते ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय यात्रियों एवं लेखकों ने उन बातों का विस्तृत वर्णन करने में अधिक रुचि दिखाई थी जो उन्हें आश्चर्यजनक अथवा यूरोपीय समाजों से भिन्न दृष्टिगोचर हुई थी। महिलाओं से किए जाने वाले व्यवहार को पूर्वी और पश्चिमी समाजों के मध्य भिन्नता का एक महत्वपूर्ण परिचायक समझा जाता था। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी समाजों के मध्य भिन्नता का एक महत्वपूर्ण परिचायक समझा जाता था। अतः बर्नियर भारत में प्रचलित सती प्रथा के प्रति अत्यधिक आकर्षित हुआ और उसने इसके वर्णन को अपने वृत्तांत का एक महत्वपूर्ण भाग बनाया। ठीक है, सती प्रथा मध्यकालीन हिंदू समाज में व्याप्त कुप्रथाओं में सर्वाधिक घृणित प्रथा थी। ठीक है, हिंदू समाज में व्याप्त कुप्रथाओं में सर्वाधिक घृणित प्रथा थी। सती शब्द का अर्थ है पवित्रता। सती शब्द का अर्थ है पतिव्रता और चरित्रवती स्त्री। ठीक है, किंतु सामान्यतया इसका अर्थ पत्नी ने के अपने मृत पति के शरीर के साथ जल जाने की प्रथा से लिया जाता था। बर्नियर ने लिखा है कि कुछ महिलाएं
बर्नियर ने लिखा है कि कुछ महिलाएं स्वेच्छापूर्वक खुशी खुशी अपने पति के शव के साथ सती हो जाती थी, किंतु अधिकांश को ऐसा करने के लिए विवश कर दिया जाता था। लाहौर में एक बालिका के सती होने की घटना का अत्यधिक मार्मिक विवरण देते हुए उसने लिखा है, लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी। ठीक है, जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी कि बलि होते देखी उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3-4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, ठीक है, 3-4 ब्राह्मण और एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, ठीक है, उसके हाथ पांव बांध दिए ताकि वह भाग न जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। ठीक है, मैं अपनी भावनाओं को दबाने में असमर्थ था। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि सती प्रथा के अंतर्गत सती होने वाली महिलाओं की अल्पवयस्कता, अनिच्छा, व्यथा, विवशता एवं असहायता जैसे तत्वों ने बर्नियर का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या आपको लगता है कि समकालीन शहरी केंद्रों में जीवन शैली की सही जानकारी प्राप्त करने में इन बतूता का वृत्तांत सहायक है? अपने उत्तर के कारण दीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिसके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ये शहरी घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी-कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। इस बतूता के वृत्तांत से प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़-भाड़ वाली सड़कें तथा चमक-दमक वाले रंगीन बाजार थे, जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद यानी कि महाराष्ट्र में भी कम नहीं था। वह आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। वस्तुतः इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। उसके अनुसार कृषि का अधिवैश उत्पादन ही वह मूलभूत आधार था। ठीक है, जिसने शहरी जीवन शैली को गंभीर रूप से प्रभावित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चर्चा कीजिए कि बर्नियर का वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज को पुनर्निर्मित करने में सक्षम करता है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। ठीक है, उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था
और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, ठीक है, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था, जिससे अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम सामने आते थे। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांत से मिलता था। राजकीय भूस्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, ठीक है, भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसीलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। इस प्रकार निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरीन के प्रति सहज रहते हैं, ठीक है, को रोका, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरीन के प्रति सजग रहते। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई है। सिवाय शासक वर्ग के बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते हैं के द्वारा अधीन बनाया जाता है, ठीक है।